फ्रेंड्स हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। और अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस की बात करें तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं बनती है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से। उससे पहले मैं आपको जो है बताना चाहूंगा, हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यानी कि भौतिक राशि के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स जब भी हम भौतिक राशि की बात करते हैं या हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, तो हम लोग किन राशियों को भौतिक राशि कहते हैं और किन राशियों को भौतिक राशि नहीं कहा जा सकता, सबसे पहले ये हमें जानना बहुत जरूरी है। सो अगर हम फ्रेंड्स हम डेफिनेशन की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज whose measurement can be done or which can be measured or which is measurable। यानी कि सामान्य तौर पे हम ये कहते हैं कि वो वह राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं जिनका जो है मापन संभव हो, मापन किया जा सकता हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मापन की, यानी कि मेजरमेंट की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेजरमेंट क्या है। अब हमारे पास अगला सवाल ये है कि व्हाट इज मेजरमेंट, मापन किसे क्या कहा जाता है। सो फ्रेंड्स मापन क्या है, मापन एक, और मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक कंपैरिजन प्रोसेस है, एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन किस किस चीज का है, कंपैरिजन है एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी का किसी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल, एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे अगर हम बात करें कि हम जो है कपड़े की दुकान पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो दुकानदार क्या करता है, मीटर उठाकर, ठीक है, उससे जो है कंपेयर करता है उसकी लेंथ को, और तब हमें बताता है कि भाई इसका जो वैल्यू है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो इतनी है। वो दो, अगर अगर 1 मीटर का वो डंडा है और उसने 2 बार इस तरह से घुमाया है, तो यानी कि टोटल उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर है। तो फ्रेंड्स इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मापन यानी कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट इज सिंपल अ टेक्निक ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि किसी दी गई भौतिक राशि का किसी स्थिर जो है भौतिक राशि जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, उसकी उससे तुलनात्मक करने की एक पद्धति को ही मापन कहा जाता है। फ्रेंड्स फिजिकल क्वांटिटीज का मापन 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट मापन यानी कि प्रत्यक्ष मापन, और यानी कि दूसरा जो है पद्धति है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष मापन। यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष मापन, या और दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष मापन। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो इनके सिंपल सिंपल से इनके जो शब्दों की जो मीनिंग है, जो वर्ड्स का डेफिनेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बोतल है, उस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, और मैं आपसे कहूं कि आप बताइएगा कि इसके अंदर जो है कितना जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है या वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो उसके लिए सिंपल आप लोग क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्टली पानी को वहां से निकालेंगे और किसी एक फिक्स जो है वॉल्यूम के कंटेनर, यानी कि एक मेजरेबल कंटेनर के अंदर उसे डालेंगे और हम बता देंगे कि भाई इसका इतना वॉल्यूम है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि भाई मून की डायमीटर कितनी है, ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग मून पे जाके, हम हमारे पास ये कोई पॉसिबल तरीका नहीं है कि हम लोग एक जो है एक मेजरिंग टेप लेके जाएं और मून के डायमीटर के अलोंग लगाएं और फिर बताएं कि भाई जो है इसका सरकमफेरेंस इतना है तो इसका डायमीटर इतना है। तो फ्रेंड्स मून की डायमीटर जैसे, या फिर अर्थ के मास की बात करें या अर्थ के रेडियस की बात करते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हैं, तो ये इन सब चीजों को हमने किस तरीके से ज्ञात किया। तो यह वह पद्धति जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है मापन करती है भौतिक राशियों का, उसको हम लोग अप्रत्यक्ष मापन कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। आगे हम जब बढ़ेंगे जो है मेजरमेंट टेक्निक्स की जब हम बात करेंगे, तो हम लोग इनमें डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो है डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाती हैं और किस किस टेक्निक को हम लोग इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग बताएंगे। तो जब भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, जिसे हम लोग वेट एंड मेजरमेंट ब्यूरो कहते हैं, जिसका केंद्र जेनेवा में स्थित है, सेवरस पेरिस। तो अगर हम बात करेंगे उसके उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है, ठीक है, यानी कि फिजिक्स के अंदर क्या है हमारे पास, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज
7 हमारे पास जो है मूल भौतिक राशियां हैं। अब फ्रेंड्स भौतिक राशि के बाद अब बात कर रहे हैं हम लोग भौतिक जो है मूल भौतिक राशियों की। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे यहाँ बताना चाहूंगा। मैं सातों के सातों भौतिक राशियों को यहाँ लिस्ट अप करूंगा और हम बात करेंगे कि इन राशियों को भौतिक राशि क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली जो भौतिक राशि है, जो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हम लोग कहते हैं मास। मास यानी कि हम लोग इसे कहते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान फ्रेंड्स, द्रव्यमान का जो मात्रक है, आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम है। ठीक है। दूसरी भौतिक राशि, ठीक है, दूसरी भौतिक राशि है आपकी लेंथ। लेंथ का मतलब यानी कि लंबाई से है। दूसरी भौतिक राशि है लंबाई, और लंबाई का जो मात्रक है वो है मीटर। और तीसरी भौतिक राशि है हमारे पास टाइम, यानी कि समय। समय और समय का मात्रक है हमारा सेकंड। समय का मात्रक हमारा सेकंड। सेक लिख सकते हैं, या फिर हम सिंपल जो है इसको एस से डिनोट कर सकते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स अभी टोटल इनका जो नंबर है इन भौतिक राशियों का, टोटल देयर आर 7 इन नंबर्स। सो अगर हम बात करेंगे कि इन भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि क्यों कहा जाता है, तो फ्रेंड्स मैं बताऊंगा कि इन राशियों को मूल भौतिक राशि इसलिए कहा जाता है कि इन राशियों के मात्रक किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करते। दीज physical quantities are said to be fundamental physical quantity because they do not depend on any other physical quantity, even another fundamental quantity also। मतलब किसी मूल भौतिक राशि पर भी निर्भर नहीं करती है कोई भौतिक राशि। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इन राशियों को मूल भौतिक राशि कहते हैं, और इनके मात्रक को हम लोग जो है मूल इकाई कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फ्रेंड्स अगर हम नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 4 पे हम बात कर रहे हैं। नंबर 4 पे हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, यानी कि जो मूल मात्रक है, वो है एम्पीयर। नंबर 5 पे हम बात करते हैं। नंबर 5 पे हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान की जो मूल भौतिक राशि है वो क्या है, केल्विन। नंबर 6 पे हम बात करेंगे। नंबर 6 पे हम बात करना चाहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और इसका जो मात्रक है वो है मोल। नंबर 7 पे हम बात करेंगे नंबर 7। नंबर 7 होगा ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता। ज्योति, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। फ्रेंड्स ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है कैंडेला, जिसको हम सीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 7 जो है भौतिक राशियां हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग इन्हें कहते हैं, मूल भौतिक राशियां कहते हैं। और मूल भौतिक राशियां ये इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इन भौतिक राशियों का जो मात्रक है वह किसी अन्य राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं करता। इसके अलावा फ्रेंड्स 2 ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 8 जिसे हम कहते हैं प्लेन एंगल, यानी कि समतलीय कोण। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसकी यूनिट है हमारी रेडियन। रेडियन। नंबर 9, नंबर 9 की हम बात करेंगे। नंबर 9 पे है सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो मात्रक है वो है स्टेरेडियन। 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 ओके फ्रेंड्स, तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आपके मन में एक सवाल जो है होना चाहिए, या एक क्वेश्चन उठता भी है कि मूल भौतिक राशि और जो है दूसरी जो भौतिक राशियां हैं, जिनको हम लोग जो है मूल राशियां नहीं कहते, उनके बीच में मुख्य तौर पे क्या अंतर है, यानी कि मुख्य तौर पे वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, हाउ दे आर डिफरेंट। सो लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फ्रेंड, जैसे कि हम बात करेंगे वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी की। वेलोसिटी, तो अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वेलोसिटी क्या है? देखिए, वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो समय समय विस्थापन परिवर्तन की समय दर, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी यानी कि वेग कहते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी, जिसे हम वेग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या है? यह है विस्थापन, विस्थापन परिवर्तन यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम यानी कि समय, समय यानी कि टाइम। सो फ्रेंड, अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं, वेलोसिटी के मात्रक की बात करते हैं, सो वेलोसिटी का जो मात्रक होगा, जो यूनिट होगी, यूनिट, तो आप देखिए विस्थापन क्या है? एक लंबाई है, और समय तो समय है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम कह सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -1। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो वेग है, जो वेलोसिटी है, उसका जो मात्रक है, वो मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। यानी कि वेलोसिटी का यूनिट डिपेंड करता है किस पर? दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, जिनमें से एक लेंथ है और दूसरा क्या है? टाइम है। तो इसलिए हम लोग वेलोसिटी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी को हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि आप इस एग्जांपल से अंतर समझ पा रहे होंगे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और जो आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी कि मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियों में मुख्य तौर पर क्या अंतर है। यानी कि वह भौतिक राशियां जिनका मात्रक मूल भौतिक राशियों के मात्रक पर निर्भर करता है, उन्हें हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे डायमेंशन की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। विमा, डायमेंशन की अब हम बात कर रहे हैं, और हिंदी में हम लोग जो है इसे विमा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से आपका डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट होगा, हम जानने की कोशिश करेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला हम किस प्रकार लिख पाएंगे किसी भी भौतिक राशि का। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी होगा कि डायमेंशन, किसी भी भौतिक राशि का जो डायमेंशन है, उसका अभिप्राय क्या है। मीन हम ये बताना चाहेंगे, वी डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन। ओके, सो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम जो है पुनः इस चीज को जो है समझने की कोशिश करेंगे। अगेन वी टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लंबाई की, लंबाई यानी कि लेंथ, तो डायमेंशनल एनालिसिस में लंबाई को L से प्रदर्शित किया गया है, जबकि द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास को m से प्रदर्शित किया गया है,
यानी कि नंबर 3 समय, टाइम, टाइम को टी से प्रदर्शित किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है या फिर आई से भी प्रदर्शित किया जाता है कभी कभी। अमाउंट, पदार्थ की मात्रा, या फिर हम तापमान के बारे में बात कर लेते हैं। तापमान यानी कि टेम्परेचर। तापमान को के या फिर थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 7 पे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता। जिसको कैंडेला से सीडी से रिप्रेजेंट। तो फ्रेंड्स, ये डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ नोटेशंस हैं, यानी कि कुछ जो है संकेत हैं जो कि हमें याद रखने होंगे कि हम लोग लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि कहीं पर अगर लंबाई का प्रयोग हुआ है तो उसको हम लोग जो है एल से जो है यहाँ निरूपित करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। द्रव्यमान को हम लोग जो है एम से निरूपित करेंगे। समय को हम टी से निरूपित करेंगे। वैद्युत धारा यानी कि करंट को हम ए या फिर आई से निरूपित करते हैं। तापमान को हम लोग के या फिर थीटा से निरूपित करते हैं। वहीं आप पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग जो है मोल से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 7 पे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम लोग जो है सीडी से रिप्रेजेंट प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमें अभी जानना चाहेंगे, हम जानने की का प्रयास करेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की विमा क्या है, या किसी भी भौतिक राशि की विमा हमें क्या बतलाती है। तो अगली स्लाइड में आप देखिए, हम आपको समझा रहे हैं पदार्थ सॉरी विमा के बारे में। विमा क्या है, यानी कि विमीय सूत्र से पहले हमें जानना होगा विमा क्या है, यानी कि डायमेंशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक उदाहरण लें, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, यानी कि क्षेत्रफल, एरिया। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी टू डायमेंशनल बॉडी का एरिया हम लोग जो है निकाल सकते हैं। और एरिया क्या है? एरिया दो डायमेंशन का प्रोडक्ट है। यानी कि अगर हम किसी आयत यानी कि किसी रेक्टेंगल की बात करते हैं तो उसका जो एरिया है वो कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। जबकि किसी वृत्त के एरिया की बात करेंगे तो वो पाई आर स्क्वायर होगा, जहां आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो आपने इस तरह के सूत्र अपनी छोटी क्लासेस, जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग जो है आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि की जो विमा है वो क्या प्रदर्शित करती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्षेत्रफल से। सो क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ का जो मात्रक है, जो लंबाई का मात्रक है वो भी मीटर है, और चौड़ाई का जो मात्रक है वो भी क्या है? मीटर है। तो यानी कि क्षेत्रफल यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर गुणा मीटर, यानी कि मीटर की घात 2। मीटर गुणा मीटर यानी कि मीटर की घात 2।
अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मीटर का प्रयोग कितने बार किया गया है। तो मीटर को हमने कहा था आपको कि मीटर को हम जब भी मीटर आएगा यानी कि लंबाई आएगा तो उसको हम लोग जो है एल से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ एल का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। तो यानी कि फ्रेंड्स 2 क्या है? ये 2 क्या है? ये जो 2 है वो हमें क्या प्रदर्शित करता है? तो यानी कि अगर हम इसको एल स्क्वायर लिखते हैं तो ये 2 हमको बताता है डायमेंशन। ये जो नंबर है ये हमें क्या बताता है? डायमेंशन बताता है यानी कि विमा बताता है। तो फ्रेंड्स हम ये कहेंगे कि क्षेत्रफल एक द्विविमीय राशि है लंबाई के रूप में, यानी कि एरिया इज अ टू डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग ये कहें कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेट्स से हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, ठीक है, और उस Q का जो मात्रक है वो इस प्रकार है कि वहां किलोग्राम की पावर A है यानी कि मास की पावर A है, मीटर यानी कि लंबाई की पावर B है और टाइम की पावर कितना है? C है। तो फ्रेंड्स हम ये कहेंगे डायमेंशन ऑफ Q, डायमेंशन ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ M, इन टर्म्स ऑफ M इज A, यानी कि Q का जो विमा है M के रूप में, यानी कि M के रूप में यानी कि द्रव्यमान के रूप में उसकी कितनी विमा है? A, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ L कितना हो जाएगा यहाँ पे? डायमेंशन ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ L, तो कितना होगा? पावर B। और वहीं हम लोग ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ T, तो कितना हो जाएगा? C। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इस उदाहरण से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे डायमेंशंस आर द नंबर्स or the exponents or the powers which raise to the fundamental quantities in order to express it in terms of fundamental, यानी कि किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियों में, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियों में या किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमा वह घातांक हैं, वह घातांक हैं जिनको लगाया गया हो मूल मात्रकों पर, जिनको लगाया गया हो मूल मात्रकों पर, ताकि हम इस भौतिक राशि के मात्रक का निरूपण कर सकें मूल भौतिक राशियों के रूप में। आप उम्मीद करता हूं कि आप इस डेफिनेशन को समझे होंगे कि विमा है क्या, यानी कि डायमेंशन किसे कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, आप उदाहरण किससे समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ द्रव्यमान की घात कितना है? A है, तो हम कहेंगे कि Q का जो डायमेंशन है M के रूप में वो कितना है? A, यानी कि यहाँ अगर A का मान 3 हो जाए, 4 हो जाए, 2 हो जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी एक जो है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक जो है संभव हो सकता है, या फिर यहाँ पर एक जो है भिन्न जो है संख्या भी हो सकती है, एक फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? अब आगे हम बात कर लेते हैं, देखिए आपसे। तो और एल की घात कितनी है? यहाँ पे एल की घात है बी, तो हम कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ क्यू इन टर्म्स ऑफ एल कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। टी की घात कितना है? सी है, तो यानी कि डायमेंशन ऑफ क्यू इन टर्म्स ऑफ टी कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक अगले नए उदाहरण से, जिससे कि हम लोग बेहतर तरीके से ये जान पाएंगे कि किसी भी भौतिक राशि की विमा का अर्थात है क्या। मतलब वो जो ठीक है, व्हाट डज डायमेंशन स्टैंड फॉर, कि डायमेंशन जो है वास्तव में किस को प्रदर्शित करता है, या क्या हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती है जब अगर हम किसी भौतिक राशि के विमा के बारे में जानते हैं। तो देखिए एक नए उदाहरण से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नया उदाहरण हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं बल। बल यानी के फोर्स। फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कि फोर्स की बात करें,
तो ये कोई जाना पहचाना सा फिजिकल क्वांटिटी आपको लग रहा होगा, क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस से जो है फोर्स के बारे में बात करते आए हैं। तो इस हम लोग अभी फोर्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग फोर्स की डायमेंशन निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है। तो फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुल और पुश दैट bring the that tends to change the motion of a body। यानी कि बल एक ऐसा धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने की कोशिश करता है या परिवर्तित कर देता है। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, तो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि फोर्स यानी कि बल का मात्रक लिखेंगे और फिर उसके विमीय सूत्र का निगमन करेंगे। हम उसके जो है डायमेंशन फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। देखिएगा ध्यान से। सो फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स क्या है? फोर्स द्रव्यमान गुणा त्वरण है। द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि फोर्स दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे और फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्सेलरेशन पे। अगर हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का यूनिट क्या है? किलोग्राम है। और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, और त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि m⁻⁻²। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर दें तो हम लिखना चाहेंगे डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू, तो किलोग्राम को हम लोग जो है m से प्रदर्शित करेंगे, मीटर को l से प्रदर्शित करेंगे और समय को t से। लेकिन यहाँ समय की घात -2 है तो t की पावर -2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन आप देख सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन है mL/T⁻², यानी कि द्रव्यमान के टर्म्स में, यानी कि द्रव्यमान के रूप में जो फोर्स है उसकी कितनी विमा है? 1। ठीक है, लंबाई के रूप में कितनी विमा है? 1। लेकिन समय के रूप में कितनी विमा है? -2। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो विमा है वो क्या है। विमा क्या है? विमा वो नंबर्स हैं, वो घातांक है जिनको लगाया गया हो मूल भौतिक राशियों पर, ताकि हम लोग किसी भी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों के रूप में प्रदर्शित कर सकें। यानी कि डायमेंशंस आर द नंबर्स और द पावर्स raised to the fundamental units in order to express a physical quantity in terms of a fundamentals। So friends, इसके यूनिट एंड डायमेंशन के पहले सेगमेंट में हम लोगों ने जानने की कोशिश की और ये जाना भी कि मूल भौतिक राशियां तथा व्युत्पन्न भौतिक राशियों में क्या अंतर है। मुख्य तौर पे हम लोगों ने मापन पद्धति में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की बात की, और हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार की भौतिक राशियों को जो है हम लोग, कौन सी राशियों को भौतिक राशियां कहा जाता है। तो और फिर हम लोगों ने जो है मूल भौतिक राशियों के बारे में जाना, उनके मात्रकों के बारे में जाना, और अभी तक हम लोग सिर्फ ये जान पाए हैं कि विमा सूत्र यानी कि किसी भी भौतिक राशि की जो विमा है वो क्या प्रदर्शित करती है और उसको किस प्रकार निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, विमीय विश्लेषण इसको हिंदी में कहा जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में जाना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या बताती है, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी डायमेंशन को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एक एग्जांपल से। हम किसी भौतिक राशि की विमा की कैलकुलेट का फॉर्मूला बनाएंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हम शुरुआत कर रहे हैं फोर्स से। फोर्स यानी कि फ्रेंड्स बल।
तो फ्रेंड्स बचपन से हम लोग जो है फोर्स के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। तो फोर्स, जब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी और चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी। यानी कि बल किसी भी तरह का वो खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश करता हो या उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देता हो। तो फ्रेंड्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने के लिए हमें उसके यूनिट या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ हो, जिसमें उसका प्रयोग हुआ हो। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma, यानी कि बल जो है द्रव्यमान और त्वरण, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसी कॉन्सेप्ट से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो फ्रेंड, इस हिसाब से फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है? यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर सेकंड टू द पावर -2। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया था कि 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि 7 मूल भौतिक राशियों के बारे में हमने इससे पहले जाना था, और हर भौतिक राशि का अपना एक निरूपण यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल मैंने आपको बताया था, जहां हम लोगों ने लंबाई यानी कि लेंथ के लिए L का प्रयोग किया था, और जहां हम लोगों ने द्रव्यमान के लिए यानी कि मास के लिए कैपिटल M का प्रयोग किया था, समय के लिए हम लोगों ने T का प्रयोग किया था, करंट के लिए हम लोगों ने I या फिर A का प्रयोग किया था, तापमान के लिए थीटा या फिर जो है का प्रयोग किया था, वहीं पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने मोल का प्रयोग किया था, और ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हमने CD यानी कि कैंडेला का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड, उसी नोटेशन को हम लोग जो है डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ प्रयोग करेंगे। तो डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो फ्रेंड देखिए, ये किलोग्राम है, किलोग्राम का मतलब है मास यानी कि कैपिटल M। फ्रेंड, उसके बाद लिखा हुआ है मीटर, तो मीटर का मतलब एक लंबाई से है यानी कि एक लेंथ से है, तो लेंथ हो जाएगा L। और फ्रेंड, ये जो सेकंड है ये समय है, तो ये हो जाएगा T टू द पावर -2। तो फ्रेंड्स, MLT-2 क्या है? MLT-2 डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका? फोर्स का। तो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपको भौतिक राशियों का यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें उस भौतिक राशि का यूज हुआ हो, प्रयोग हुआ हो, या फिर आपको उसका मात्रक पता होना चाहिए। इन दो में से अगर कोई एक चीज आपको पता है, तो आप इजिली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिख सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं, उसका विमीय सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी एग्जांपल के साथ हम एक दूसरे नए एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे फ्रेंड, हम जो है डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे किसके लिए? वर्क के लिए। वर्क मतलब फ्रेंड्स कार्य, हम कार्य के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य क्या है, हम कहते हैं कि बल, और बल की दिशा में हुए विस्थापन गुणनफल को कार्य कहा जाता है। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो फ्रेंड, इस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन यानी कि Fs। फ्रेंड, अभी हम इसको वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं, अगली आने वाली वीडियोस में हम लोग आपको वेक्टर के बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, तब आपको बताया जाएगा कि वेक्टर के फॉर्म में वर्क की क्या डेफिनेशन है और किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ अभी तक हम लोग सिर्फ
जानने की कोशिश कर पा रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। अब फ्रेंड देखिए कि आपके पास कार्य है और कार्य को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है, वर्क को हमने डिफाइन कर दिया है। तो वर्क क्या है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो हम अगर देखना चाहें तो डायमेंशन अगर हम लिखना चाहें, डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स ये जो फोर्स है, तो फोर्स का क्या डायमेंशन है, फोर्स का डायमेंशन अभी अभी निकाला था MLT-2। और फ्रेंड्स ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये सेकंड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। और विस्थापन का जो मात्रक है मीटर है, और मीटर एक लंबाई है। अगर ये एक लंबाई है तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, L होगा। तो फ्रेंड डायमेंशन ऑफ वर्क यानी कि कार्य का विमीय सूत्र क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका ML² T⁻²। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं, अगर हमें किसी भौतिक राशि के लिए फॉर्मूला पता हो, अगर हम उसके फॉर्मूले के बारे में जानते हो, तो हम आसानी से भौतिक राशि का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड आगे बढ़ेंगे हम लोग जो है इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे कि किस प्रकार हम डायमेंशन फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे अलग अलग चीजों के लिए। तो फ्रेंड्स आइए अब हम जानते हैं एप्लीकेशन के बारे में। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के बारे में आपको बताया जाएगा और उसके डायमेंशन को कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। फ्रेंड्स डायमेंशन निकालने के लिए जो तरीका आपको बताया है उस तरीके को आप अपनाइएगा। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए या तो कोई सूत्र याद कर लीजिए, कोई फॉर्मूला याद कर लीजिए, या फिर आपको एक ऐसा मात्रक पता होना चाहिए जो उसकी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक हो, चाहे वो किसी भी सिस्टम में हो, एसआई सिस्टम में हो, सीजीएस सिस्टम में हो, एमकेएस सिस्टम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशन यानी कि अब हम इनका जो है प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखें कि भाई साहब हम लोगों ने बहुत सारे डायमेंशन याद कर डाले, काफी सारे डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद हो गए, जो याद नहीं हुए उनको हम निकाल लेंगे। ठीक है, और जब हम उनका प्रयोग करते रहेंगे तो वो हमें याद हो जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि इतने सारे डायमेंशन याद करने के बाद अब इनका फायदा क्या है, काम क्या है इनका, ये किस तरीके से काम करेंगे। तो वही हम बात आपसे अब करेंगे, एप्लीकेशन की हम बात करेंगे, इसके एप्लीकेशन को जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड एप्लीकेशन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, होमोजीनिटी यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे समता का सिद्धांत। हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में हम इसे कहेंगे समता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर हमें समझ आया तभी हम उसके एप्लीकेशन को समझ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार यानी कि समता के सिद्धांत के अनुसार हम उन्हीं भौतिक राशियों यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं एक दूसरे से, यानी कि ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि डायमेंशनली एक जैसी हो, विच आर डायमेंशनली आइडेंटिकल और सेम। तो वो उन्हीं भौतिक राशियों को आप जोड़ सकते हो या उन्हीं भौतिक राशियों को आप घटा सकते हो जो विमीय रूप से एक जैसी हो, जो कि डायमेंशनली क्या हो, एक समान हो, एक जैसी हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि एक उदाहरण के से हम समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल से। अगर मैं ये कहूं कि 2 किलोग्राम को आप ऐड कीजिए 5 मीटर से, तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे कि ये तो बड़ा अजीब सवाल है कि भाई द्रव्यमान को आप जो है लंबाई के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, मास को लेंथ के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड जोड़ क्यों नहीं सकते, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इस चीज की परमिशन नहीं देता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि डायमेंशनली यानी कि विमीय रूप से कैसी हो, एक जैसी हो, एक समान हो। तो फ्रेंड इस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है,
इसे हम कहेंगे नॉट पॉसिबल, कि भैया भाई साहब इसका जो योगफल है, इसका जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। जबकि अगर मैं कहूं आपसे कि भाई 5 मीटर प्लस 2 मीटर कितना मीटर, तो सिंपल आप आसानी से बता देंगे कि भाई ये कितना मीटर है, ये 7 मीटर है, 7 मीटर है। 5 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन में, हम इसको इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मीटर एक लंबाई है, और लंबाई है तो उसका डायमेंशन क्या है, एल, और ये 2 मीटर भी एक लंबाई है, और अगर ये 2 मीटर एक लंबाई है तो इसका भी डायमेंशन क्या है, एल है। और ये 7 मीटर जो आंसर आया वो भी एक लंबाई है, यानी कि वो क्या है, एल। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जब वो कैलकुलेशन करेंगे एल प्लस एल अगर कहीं पे आ जाए तो एल प्लस एल 2L नहीं होगा, एल प्लस एल क्या होगा, एल होगा। यानी कि लंबाई प्लस लंबाई, लंबाई को ऐड कर रहे हैं लंबाई के साथ, तो आंसर भी आपका जो होगा उसका भी डायमेंशन लंबाई ही होगा। तो फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं हम लोग कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की स्टेटमेंट को समझ पा रहे हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर परमिसिबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और विच आर डायमेंशनली सेम। उन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें ये परमिशन है कि हम उन्हें जोड़ पाएं या घटा पाएं जो कि विमीय रूप से कैसी हो, एक समान हो, एक जैसी हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट समझ आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताना चाहता है या क्या उससे हमें पता चलता है। लेकिन फ्रेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, फ्रेंड बिल्कुल याद रखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कभी ये नहीं कहता कि हम उन क्वांटिटीज को डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, याद कर लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिर्फ हम लोगों को ये रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि अवरोध क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, कि आप उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जो कि डायमेंशनली सेम हो, और जो डायमेंशनली सेम ना हो उनके लिए परमिशन नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने आपको उन फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से मना नहीं किया है। साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये नहीं कहता कि हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे से कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेंड जैसे कि आप देखिए, आप जो है वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, वेग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वेग यानी कि वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड हम लोग। सो हम लोग क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक विस्थापन क्या है, विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है, और ये भी एक लंबाई है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना आएगा, हम लोग कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा एल टी माइनस वन, क्योंकि ये जो समय है वो ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, लेकिन फिर भी हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि याद कर लीजिए, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को किसी के साथ, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट आप उन्हीं को करेंगे जो कि डायमेंशनली सेम होंगी, जो कि विमीय रूप से कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आप जो है इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझे होंगे। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे पहले एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन नंबर वन। एप्लीकेशन नंबर वन को फ्रेंड हम लोग कहते हैं टू चेक द करेक्टनेस और टू चेक द एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी भी समीकरण के बारे में हम ये बता सकते हैं कि ये जो है समीकरण, ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कैसे फ्रेंड, कैसे हम पता लगा पाएंगे, तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट एप्लीकेशन को मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट एप्लीकेशन को मैं लिख रहा हूं टू चेक द correctness or to check the existence, to check the existence of equation of a given equation, किसी दी गए समीकरण के अस्तित्व का परीक्षण करना। फ्रेंड्स किसी दी गई समीकरण के अस्तित्व का परीक्षण हम कर सकते हैं
बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। और ये बेहद आसान है, किस प्रकार हम लोग जो है परीक्षण कर पाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस का प्रयोग करके कि कोई समीकरण इस अस्तित्व में है या नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो फ्रेंड देखिए, मान ली अब कोई भी आपके पास इक्वेशन होगी, कोई भी आपके पास समीकरण होगी, तो भाई उसमें एक दायां पक्ष होगा, एक बायां पक्ष होगा, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा। तो फ्रेंड बेसिक सा टेक्निक है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो इक्वल आया किसके, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, जो राइट साइड में जो इक्वेशन जो टर्म्स है उसके डायमेंशन फॉर्मूले की, तो हम ये कहेंगे कि दिया गया समीकरण डायमेंशनली यानी कि विमीय रूप से कैसा है, सही है। द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली और इट इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर हो रहा है फ्रेंड? एक उदाहरण से समझते हैं फ्रेंड। हम एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए हम लोगों को एक सूत्र दे दिया गया और हमें कहा गया कि भाई t बराबर 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर बटे जी है, जहां t क्या है फ्रेंड, जहां t क्या है, t समय है, टाइम है, t टाइम है। फ्रेंड l क्या है, l लंबाई है, लंबाई यानी कि लेंथ है, और g क्या है फ्रेंड, g है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अभी हम इसको त्वरण लिख देते हैं सिंपल, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। फ्रेंड ये गुरुत्वीय त्वरण है। फ्रेंड देखिए, जब भी हम किसी भी समीकरण के स्थायी अस्तित्व का परीक्षण करते हैं या अस्तित्व के परीक्षण करने की हम लोग जो है योजना बना रहे हैं, हम एक स्कीम बना रहे हैं कि भाई नहीं परीक्षण करना, अब स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंड आपको सारी डायमेंशन पता होनी चाहिए जो जो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज को इस्तेमाल किया गया है, जिन जिन चीज फिजिकल क्वांटिटीज का उसमें यूज हुआ है उसके डायमेंशन को जाने बिना आप जो है उसके अस्तित्व का परीक्षण नहीं कर सकते। तो फ्रेंड यहाँ किस किस चीज का प्रयोग हुआ है वो मैंने आपको बता दिया कि टी जो है समय है, और टी अगर समय है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा भैया, टी होगा। तो मैं लिखता चलूं ब्रैकेट में कि भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टी होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूं ताकि हम लोग इनको अगली क्वेश्चन में याद कर लेंगे। फ्रेंड एल क्या है, एल एक लंबाई है, तो लंबाई है फ्रेंड, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, एल होगा। और फ्रेंड्स ये जो जी है वो क्या है, तो जी तो त्वरण है, त्वरण है यानी कि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 2 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सही है या गलत है। हमें नहीं पता है कि ये फॉर्मूला किस पार्ट से संबंधित है, किस चैप्टर से संबंधित है, या ये फॉर्मूला क्या बता रहा है। हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड तरीका क्या है, तरीका यह है कि आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड का पहले डायमेंशन लिखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड में फ्रेंड्स क्या है, समय है, टी है, तो फ्रेंड इसका विमा कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन आपका हो जाएगा टी। और फ्रेंड देखिए उसके बाद क्या है, लेफ्ट साइड में कोई ऐसी टर्म नहीं है जो टी के साथ आई हो, तो बस लेफ्ट साइड का डायमेंशन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए राइट हैंड साइड में हम चलते हैं, तो देखिए डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखिए फ्रेंड्स क्या है, 4 पाई स्क्वायर है। तो फ्रेंड याद रखिए कि 4 पाई क्या है, 4 एक नंबर है और पाई भी एक नंबर है, और ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं हम इसे। इसकी कोई भी विमा नहीं है, इसकी कोई विमा नहीं है फ्रेंड्स, इसका कोई, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं, अब जिसका कोई मात्रक नहीं उसका कोई डायमेंशन नहीं। तो इस हिसाब से जो कांस्टेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो फ्रेंड डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो फ्रेंड कैपिटल जी की मैं बात कर रहा हूं,
कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन किलोग्राम, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो फ्रेंड कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल जो है कांस्टेंट है, उसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। उसकी वैल्यू नियत है, ये वो एक कांस्टेंट है, लेकिन कैसा कांस्टेंट है फ्रेंड्स? वो एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब दूसरी तरफ आ जाओ फ्रेंड, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट वो होते हैं जिनका कोई मात्रक यानी कि यूनिट नहीं होता है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं? हम कहते हैं कि प्रकाश का वेग जो है, हवा में प्रकाश का वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो फ्रेंड आप स्पीड को स्पीड से डिवाइड करते हैं, तो फ्रेंड म्यू का कोई यूनिट नहीं है, म्यू यानी कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है, ये इसका कोई मात्रक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स कि ये एक किसी पदार्थ के लिए नियत भौतिक राशि है, परंतु इसका कोई विमीय सूत्र नहीं है। तो फ्रेंड याद कर लीजिए जल्दी से कि दो तरह के जो है नियतांक यानी कि दो तरह के कांस्टेंट होते हैं। फ्रेंड नंबर एक कांस्टेंट कौन सा होता है? उसे हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी कि ऐसा राशि जिसका मात्रक तो जो है होता है और उसकी जो है वैल्यू कांस्टेंट रहती है। दूसरी भौतिक राशि जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है फ्रेंड? वैल्यू होती है, मात्रक नहीं होता, उसे हम कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो फ्रेंड 4 पाई स्क्वायर क्या है? 4 पाई स्क्वायर एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो फ्रेंड आप हम चलते हैं राइट साइड में। तो फ्रेंड इधर देखिए राइट साइड में आपके पास क्या है? 4 पाई स्क्वायर है। जैसा कि आपको बताया कि 4 पाई स्क्वायर क्या है? इसका कोई मात्रक नहीं है, ये तो एक नंबर है और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। अब ये एल स्क्वायर है, तो एल यानी कि लंबाई का स्क्वायर। सो लंबाई का स्क्वायर है तो फ्रेंड कितना हो जाएगा? एल का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि एल की डायमेंशन मैंने लिखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एल की डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल है, उसका स्क्वायर लगा है फ्रेंड, तो एल का स्क्वायर हो गया। अब फ्रेंड डिवाइड किससे कर रहे हैं? डिवाइड हम लोग कर रहे हैं किससे? जी से डिवाइड कर रहे हैं फ्रेंड। तो जी से हम फ्रेंड डिवाइड कर रहे हैं, तो जी क्या है फ्रेंड? जी एक त्वरण है भाई, जी एक त्वरण है। तो त्वरण है तो भाई उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल लिखेंगे साहब। तो जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? एल टी माइनस टू है, तो ये है एल टी माइनस टू। क्लियर हो गया। अब फ्रेंड आप देखिए कि एल से जो है इसका एक पावर कैंसिल हो रहा है, तो फ्रेंड आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा एल टी की पावर कितना? टू। तो फ्रेंड आप ये देखिए, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो डायमेंशन आया ना फ्रेंड, वो बिल्कुल अलग है। आप देखिए लेफ्ट साइड का डायमेंशन कितना है फ्रेंड? टी आया है, और राइट साइड का डायमेंशन कितना आया है? एल टी स्क्वायर आया है। तो हम क्या कहेंगे फ्रेंड? एग्जिस्टेंस कब होता है फ्रेंड? जब लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो एक अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। तो फ्रेंड हम इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, गिवन गिवन इक्वेशन is not correct, is not correct। अब फ्रेंड कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर दिया गया इक्वेशन करेक्ट नहीं है तो आप बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब वो कौन सी पॉसिबल इक्वेशन है जो कि ये करेक्ट, मतलब करेक्ट हो सकती है। मतलब कहने का मतलब फ्रेंड मेरा ये है कि हम इस फॉर्मूले में क्या परिवर्तन करें कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाए। ऐसा सवाल पूछ सकते हैं वो, एग्जाम में, कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए कि इसमें कौन सी एरर है जिसकी वजह से ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई। तो फ्रेंड चल जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस इक्वेशन को इनकरेक्ट बना रहा है। तो उसके लिए फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है डायमेंशन लिखना है लेफ्ट साइड का, और फ्रेंड उसको डिवाइड कर देना है डायमेंशन ऑफ राइट साइड से। उल्टा भी कर सकते हैं आप, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट को आप राइट से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब फ्रेंड लेफ्ट साइड का डायमेंशन कितना था? टी था, और फ्रेंड राइट साइड का डायमेंशन कितना है? एल टी स्क्वायर। फ्रेंड ये आया है एल टी स्क्वायर।
एल टी स्क्वायर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, टी ने इसको कैंसिल कर दिया, एक पावर कम कर दी इसकी यहाँ पे। तो फ्रेंड कितना हो गया अब आपका, देखो ध्यान से देखिए, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड फ्रेंड, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है आपका एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1। और ये किसका रिजल्ट है फ्रेंड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब फ्रेंड हमें तो उस फॉर्मूले की तलाश है जो फॉर्मूला इस फॉर्मूले को करेक्ट बना दे, मतलब जो इसकी करेक्ट फॉर्म हो, जो इसकी सही फॉर्म हो। तो फ्रेंड चिंता की कोई बात नहीं है। अब आप देखिए आपके लेफ्ट साइड में था क्या, मतलब ओरिजिनल जो गिवन फॉर्मूला था, जो सूत्र आपको दिया गया था, वो क्या था आपके पास, वो था आपके पास लेफ्ट साइड में टी, और फ्रेंड राइट साइड में क्या था आपके पास, राइट साइड में था 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर बाय जी, 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर बाय जी। अब आप फ्रेंड यहां देखिए, यहां क्या एल टू द पावर -1 है, तो फ्रेंड एल टू द पावर -1 यानी कि लंबाई की घात कितनी है, -1। तो फ्रेंड इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एल टू द पावर -1। मतलब अब हम, पहली बार हमने क्या किया था जब एग्जिस्टेंस का पता लगाया था, पहली बार हमने फॉर्मूले से डायमेंशन निकाली थी, इस बार हम डायमेंशन से वापस फॉर्मूला बना रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि हमने एल का डायमेंशन एल की पावर -1 रखा था, अब हम उल्टा कर रहे हैं। तो एल टू द पावर -1 और टी की पावर -1 का मतलब है फ्रेंड, टी की पावर, जो टी है वो समय है, और समय को हमने इस फॉर्मूले में किससे डिनोट किया फ्रेंड, t-1 से डिनोट किया। तो फ्रेंड ये वाले को हम नीचे उधर इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू, तो देखिए फ्रेंड ये हो जाएगा आपका l टू द पावर -1 t टू द पावर -1 4 पाई स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन g। तो फ्रेंड आप देखिए कि ये जो l है वो एक पावर इसकी यहां से खत्म कर देगा, और ये फ्रेंड जो t-1 है वो इसके डिवाइड में ले आओ, आप ऐसे लेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये जाएगा t अपॉन t-1 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाई जी। तो फ्रेंड अब आप देखिए कि ये t की पावर -1 को आप ऊपर ले जाएं, तो फ्रेंड आपके पास क्या रिलेशन आ रहा है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। अगर फ्रेंड हम स्क्वायर रूट ले लें, मतलब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो फ्रेंड देखिएगा आपके पास क्या फाइनल बच रहा है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बटे जी। तो फ्रेंड ये जो है करेक्ट फॉर्म है, दिए गए फॉर्मूले की करेक्ट फॉर्म ये, मतलब अगर ये फॉर्मूला ऐसा होता तो ये डायमेंशनली करेक्ट होता। तो आप जान गए होंगे डायमेंशनल फॉर्मूले की एप्लीकेशन को किस प्रकार हम जो है किसी इक्वेशन का पता लगा सकते हैं कि भाई वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। और दूसरी बात कि हम ये पता लगा सकते हैं आप जो है किस तरीके से किसी गलत इक्वेशन में ये भी संभावनाएं बता सकते हैं कि भाई इसमें अगर ये क्वांटिटी मिस हो है, अगर इसको लगा दिया जाए तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो फ्रेंड आप इंतजार कीजिए हमारी आने वाली अगली वीडियो का, जिसमें हम एप्लीकेशन नंबर 2 की बात करेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूले को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं अलग अलग चीजों में, उनका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो का इंतजार डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 3। आप लोगों से मेरा अनुरोध, मेरी रिक्वेस्ट कि आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आप जाइए उसे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा या जब भी हम यूट्यूब पे लाइव होंगे, आपको आपके फोन में नोटिफिकेशन के जरिए, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड आपको आज का लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
फ्रेंड्स, अमेजन कोचिंग इंजीनियरिंग ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं एनडीए, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के जो है एग्जाम की, कि डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं उनका कंप्लीट स्टडी अमेजन के लर्न ऐप पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप रजिस्टर कीजिए और किसी भी इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है आप उस पर कॉल कीजिए। हमारे साथ लाइव जो थे उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग हमें जो है बाद में देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।